हेलो इंग्लिश स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनएचई प्रोजेक्ट के बारे में। डीएनएचई का जो प्रोजेक्ट है, ये जो टॉपिक है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है पोषण महत्व पर एक अध्ययन गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये टॉपिक हमने लिया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिनॉप्सिस क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट क्या होता है, कुछ प्रश्न जो होते हैं प्रश्नावली वो क्या होती है, और कैसे इसको सबमिट करते हैं, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर यदि आपको ये प्रोजेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको चीज़ें बता देता हूँ। इसका सिनॉप्सिस का अलग पीडीएफ मैंने ले रखा है, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहले लिखा हुआ है परियोजना रिपोर्ट और लिखा हुआ है पोषण महत्व पर एक अध्ययन गर्भवती महिलाओं के लिए। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप ऐसे पीडीएफ में भी ले आके सबमिट कर सकते हो। पहले आपको सिनॉप्सिस के लिए अप्रूवल लेना होता है, या फिर अभी आप ऑनलाइन भी इसको सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन की डेट भी अभी बाकी है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको रीजनल सेंटर पे भी सबमिट कर सकते हो, और आपका जो मैदानगढ़ी हेड ऑफिस पड़ता है वहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वीकृति। मैं अपने मार्गदर्शन का ऋणी महसूस करता हूँ, यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद शोध प्रबंध को पूरा करने के लिए, ठीक है, मतलब नाम आएगा यहाँ पे, अधिकारी गर्भवती महिला की पोषण स्थिति वर्तमान कार्य ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि मेरी मार्गदर्शक के समक्ष मार्गदर्शन और स्नेही रवैये के कारण मैं सभी उत्तरदायित्वों और सभी के आभारी हूँ जिन्होंने आपूर्ति करके मेरी सहायता की। मुझे प्रासंगिक डेटा एकत्र करने में समक्ष और प्रश्नावली का पूरा करने के लिए दिशा में अपेक्षित जानकारी, अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, सभी का अलग अलग होगा। उसके बाद है मौलिकता का प्रमाण पत्र, ये भी आपको भरना होता है। मैं प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना रिपोर्ट शीर्षक गर्भवती महिला के पोषण की स्थिति, पोषण के स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा डीएनएचई के पुरस्कार के लिए आवश्यक की आशंका पूर्ति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया है कि मूल कार्य है जो किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे लिखना है। नामांकन का संख्या, नाम, ये दो चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। इस परियोजना में सन्निहित मामला छात्र द्वारा किया गया एक वास्तविक कार्य है और अध्ययन में किसी भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय संस्था को प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम और दिनांक आएगी। ठीक है, नाम आएगा, और यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आते हैं, पद आती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रमाण पत्र आपको देना होता है। इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री, यहाँ पे नाम आएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से डिप्लोमा एवं न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन डीएनएचई के छात्र नई दिल्ली के पाठ्यक्रम के लिए अपेट शोध प्रबंध के लिए मेरी देखरेख और मार्गदर्शक में काम कर रही थी। ठीक है, ऐसे शीर्षक का शोध प्रबंध जो वह प्रस्तुत कर रही है वह उसका वास्तविक एवं मौलिक कृति है। तो यहाँ पे सिग्नेचर करवाने होते हैं आपके कोऑर्डिनेटर के, गाइड के। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दिखाता हूँ सामग्री की तालिका, अध्याय, खिताब, प्रश्न संख्या, मैं परिचय, द्वितीय संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन, तृतीय अनुसंधान क्रियाविधि, चतुर्थ आपका है परिणाम और चर्चा, वी सारांश और निष्कर्ष, छठी ग्रंथ सूची, सातवीं परिष्कृत प्रश्नावली। ठीक है, यहाँ से शुरू है। तो अध्याय 1 का परिचय, ये है परिचय। मैं जल्दी इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा। बाकी अगर आपको यहाँ से बनाना है तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं, और पीडीएफ लेना है तो नंबर पे दिए गए पे पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हमने ये प्रोजेक्ट चुना है, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई है। गर्भाशय एक शारीरिक स्थिति है जिसमें भ्रूण की वृद्धि, मार्ग, शरीर संरचना और चयापचय में गहन परिवर्तन के साथ होती है। हाइटर और लीच 1964 गर्भावस्था काफ़ी शारीरिक और पोषण संबंधी तनाव की अवधि है, जिसके दौरान लगभग सभी पोषक तत्वों की मात्र आवश्यकताओं में काफ़ी वृद्धि होती है। शारीरिक मांगों में वृद्धि के कारण गर्भवती महिलाओं
को एक कमज़ोर समूह के रूप में माना जाता है। गर्भाशय के दौरान आहार स्वस्थ बच्चे और अपने स्वयं के स्वास्थ्य को रखरखाव के संदर्भ में गर्भावस्था में के सफल परिणाम प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, क्योंकि बच्चे का समग्र विकास काफ़ी हद तक उस पोषण के प्रकार से निर्धारित होता है जिससे वह सही तरीके से प्राप्त करता है। गर्भाशय से विभिन्न अध्ययनों से मातृ आहार और नवजात शिशु को पोषण स्थिति के बीच सीधा संबंध सामने आया है। मानव जीवन का मूल है, चाहे वह नर या मादा बच्चे को जन्म दे। हालांकि स्वस्थ माता ही स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकती है। भ्रूण में तेज़ी से बढ़ता है, पोषण के लिए पूरी तरीके से माँ पर निर्भर करता है। स्वस्थ मातृ स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए गर्भाशय के दौरान पोषण एक महत्वपूर्ण और विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए भ्रूण के तेज़ी से विकास और विकास के लिए अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए गर्भाशय के दौरान महिलाओं के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता काफ़ी बढ़ जाती है। कुपोषक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या की अधिकांश रुग्णता या मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से विकासशील देशों में छोटे बच्चों में हाल के वर्ष के दौरान परभनी, हिंगोली, ठाणे, गढ़चिरौली और अमरवाली जिले कुपोषण के कारण बच्चों की मौत की समस्या का समाधान कर रहे हैं। यदि गर्भाशय के दौरान मां का पोषण उचित और पर्याप्त हो, तब न केवल भ्रूण की वृद्धि और विकास होगा, बल्कि जन्म के बाद भी इसके बच्चे पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। यह जानना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में गर्भवती महिलाओं की पोषण स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि आहार में ऊर्जा और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों जैसे आयरन, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कॉर्बिक एसिड की आपूर्ति से भारी कमी है। मिताल और गोपाल दास 1985। इसके अलावा कई जांचकर्ताओं की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि गर्भाशय में विभिन्न तिमाही के दौरान विभिन्न पोषक तत्वों के सेवन में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। आयंगर 1967, गोपाल दास फिट अल 1975, NIN 1981, रामवती और वर्मा 1989, नेलेकर 1995। विभिन्न पोषक तत्वों की आपूर्ति में यह कमी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वास्तविक सेवन और पोषक तत्वों और अनुसूचित आहार भत्ते के बीच की खाई को चौड़ा करती है। गर्भाशय के दौरान वजन बढ़ना मातृ पोषण की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण गर्भावस्था के दौरान वजन में वांछित वृद्धि लगभग 10 से 12 किलोग्राम है। पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए औसत कुल वजन क्रमशः 2, 4 और 5 किलोग्राम की दर से होना चाहिए। मातृ रफालता एवं ज्वलन राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या और भ्रूण के खराब परिणाम से संबंधित विकासशील देशों में मेनन 1967 में गर्भाशय के दौरान महिलाओं में आयरन की कमी होने वाला एनीमिया सबसे अधिक प्रचलित पोषक की कमी में होने वाला रोग है। WHO की रिपोर्ट 1992 में पता चला है कि वैश्विक स्तर पर एनीमिया की व्यापकता गर्भवती माताओं के 55.9%, दक्षिण एशिया में 65%, गर्भवती महिला पोषक संबंधित रक्त के प्रभावित पाई जाती है। भारत में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की घटना अधिक है। रिपोर्ट में कई माने गए हैं 34.6 से 98.3%। ICMR 1989, 1990, 1992 के बीच भिन्न पाए गए हैं। गर्भवती महिलाओं में पहचाने जाने वाले गर्भावस्था के विभिन्न जोखिम मानव शास्त्रीय मापों पर आधारित होते हैं, जैसे ऊंचाई, गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना, मातृ आयु, पूर्व प्रसूति इतिहास और एनीमिया की व्यापकता। इन सभी कारकों को शिशुओं के जन्म के कम वजन और प्रसवकालीन मृत्यु दर से वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। उपलब्ध साहित्य में यह भी स्पष्ट है कि गर्भवती महिलाओं के आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करने या बाहर करने के संबंध में भारत में प्रचलित रीति रिवाज और परंपराओं को मातृ और बच्चों के पोषक स्थिति को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। पपीता और अंडे का गर्म खाद्य पदार्थ माना जाता है, इसलिए गर्भपात के डर से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा खपत से बचने की सूचना दी जाती है, जो कि विपरीत विटामिन और खनिजों की आपूर्ति से अत्यधिक पौष्टिक होते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति और शिक्षा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को प्रभावित करता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण वे अपने स्वास्थ्य और पोषक की देखभाल के लिए करने में असमर्थ हैं और
1991 में कहा कि संतुलन आहार, फिटनेस और टीकाकरण सहित नियमित चिकित्सा जांच, वजन बढ़ना, आयरन में पूरक के साथ रक्तचाप की जांच, कॉलिक एसिड और गोलियों और गर्भावस्था के दौरान उसका मानसिक स्वास्थ्य, गर्भावस्था की प्रगति और भ्रूण के स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्तनपान करने वाली महिलाओं को पोषक की दृष्टि से कमजोर माना जाता है। दूध के स्वाद के कारण होने वाली अपरिहार्य हानि के कारण जनसंख्या का एक वर्ग स्तनपान स्पष्ट रूप से मातृ शरीर की संरचना पर एक नाली का प्रतिनिधित्व करता है। इससे मरने वाली मां के लिए काफ़ी पोषक तत्व खर्च होता है। दूध निकलना के लिए अनुमानित कैलोरी व्यय 400 से 700 कैलोरी दिन RDA 1984 में भिन्न होता है। दूध के स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और माताओं को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं से अधिक या अतिरिक्त शरीर में वसा का भंडार स्तनपान के दौरान मातृ पोषण की स्थिति में एक बड़ा तनाव पैदा करता है। इसलिए स्तनपान के दौरान कैलोरी और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए स्तनपान के दौरान पर्याप्त रूप से पौष्टिक आहार प्रदान करने पर बहुत जोर दिया जाता है। कुपोषण अपने गंभीर रूप से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से नवजात शिशुओं को दूध छुड़ाने के बाद अवधि में नवजात शिशुओं में पाया जाता है। भारत में लगभग 75% शिशु मृत्यु दर सीधे तौर पर गर्भवती महिलाओं के कम पोषण स्तर के कारण होती है। हर साल लगभग 5 लाख बच्चों की मृत्यु का सीधा कारण कुपोषण है। निस्संदेह आप हमारे देश के कुपोषण सबसे बड़ी सार्वजनिक स्थिति समस्या हमारी अधिकांश आबादी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो कम से कम खर्चीला संतुलित आहार लेने की स्थिति में नहीं है। पार्वती 2001 पोषण की समस्या त्रासदी यह है कि इसको रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी यह इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद है कि यह समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है और सामाजिक असमानता और गरीबी की ओर जाता है। भारत 1 अरब से अधिक आबादी वाला बड़ा देश है। लगभग 400 मिलियन बच्चे 15 वर्ष से कम आयु के बाल चिकित्सा आबादी का गठन करते हैं, जिनमें से लगभग 140 मिलियन बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। विशेष रूप से गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं और 5 साल के कम उम्र के बच्चों के सबसे कमज़ोर समूह की आबादी और स्वास्थ्य और पोषण देखभाल प्रदान करना आसान नहीं है। 5 वर्ष और उससे कम आयु के लगभग 14 करोड़ बच्चों में से लगभग 70% कुछ हद तक सामान्य कुपोषण है, जबकि लगभग 4 मिलियन बच्चों से अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, जैसे कि मेरास्त क्वासिकोर। अध्ययन का महत्व। उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट है कि गर्भवती महिलाओं के आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करने के बाहर करने के संबंध में भारत प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं को मात्र अपने बच्चों के पोषण स्थिति को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। पपीता और अंडे को गर्म खाद्य पदार्थ माना जाता है और इसलिए गर्भपात के डर से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा खपत से बचने की सूचना दी जाती है और इसके लिए विपरीत विटामिन और खनिजों की आपूर्ति से अधिक पौष्टिक होते हैं। कुपोषण जन्म के बाद शुरू नहीं होता, लेकिन अंतर गर्भाशय कुपोषण का एक सिलसिला है दीर्घकालीन विकास मंदता की ओर। भारत में जन्म लेने वाले 24 से 40% शिशुओं को जन्म वजन कम होता है क्योंकि उनकी माताएं कुपोषित होती है। उन्हें अक्सर गंभीर रक्तपता या अन्य पुरानी बीमारियां होती है, जिनमें जीवन शुरू होने से पहले इतनी खराब शुरुआत और जन्म के समय खराब शुरुआत के भ्रूण तक दुष्चक्र में फंस जाता है। बच्चे के निरंतर कुपोषण से सबसे अधिक हानिकारक, खासकर जीवन के लिए 5 वर्ष होते हैं। इसलिए वर्तमान अध्ययन गर्भवती महिलाओं के पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। अध्ययन का उद्देश्य। इस अध्ययन के उद्देश्यों में शामिल गर्भवती महिलाओं को पोषण स्थिति का अध्ययन करना, गर्भवती महिलाओं के भोजन और पोषक तत्वों का सेवन का आकलन करना, स्वास्थ्य और पोषक के प्रति महिलाओं के ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रथाओं का आकलन करना। अध्याय 2 साहित्य की समीक्षा। संबंधित साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता और शोध पद्धति की समझ देती है जो अध्ययन के तरीके से संदर्भित करती है। यह शोधकर्ता को उन उपकरणों और उपकरणों के बारे में जानने का मदद करता है जो पिछले अध्ययन में उपयोगी और आसानजनक साबित हुए थे। संबंधित साहित्य का लाभ सांख्यिकीय विधियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसके माध्यम से परिणामों की वैधता समाप्ति की जाती है। संबंधित साहित्य का पुनर्विलोकन करके शोधकर्ता निष्कर्ष और अनुपयोगी समस्या क्षेत्रों में पढ़ा बच सकता है। प्रत्येक शोध कार्य
नया ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एकदम है। यह ज्ञान हमेशा पहले प्राप्त ज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए सबसे पहले कि सभी प्रासंगिक जानकारी, सोच और शोध को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक शोधकर्ता की समीक्षा के विकसित में मदद करती है। जांच की जाने वाली समस्या को अंतर्दृष्टि संबंधित क्षेत्र में दूसरों के लिए किया जाता है और क्या किया जाना बाकी है, जिसके जानकारी प्राप्त करने के लिए विजय लक्ष्मी एवं 2017 के नए रुपए की मासिक आय वाले परिवारों से संबंधित 40 गर्भवती महिलाओं की पोषण स्थिति का आकलन किया गया। 85 से 500 प्रति माह और डायम द्वारा सेवन किए गए आहार से पोषक तत्वों और सेवन निर्धारित सभी चयनित अपेक्षित माताओं की एकावृत रुपए की पारिवारिक आय से संबंधित गर्भवती महिलाओं के मामले थायमिन का सेवन प्रति माह 85 से 200% अनुशंसित कम पाया जाता है, जबकि रुपए की आय वाली समूह से संबंधित लोगों में यह पर्याप्त से अधिक पाया जाता है, 250 से 500 प्रति माह। सेक्शन जैकब एल 2005 में 301 मैक्सिन गर्भवती महिलाओं के आहार का सेवन का डाटा सूची दी, जिसमें से 44 अपनी तिमाही थी और शेष 257 महिला अपनी दूसरी तिमाही में थी। डेटा 24 घंटे रिकॉल विधि द्वारा प्राप्त किया जाता था। निष्कर्षों से यह देखा गया कि चयनित गर्भवती महिलाओं में से 77 से 48, 31, 30% के आहार के क्रमशः आयरन, विटामिन ए, स्कॉबिक एसिड और प्रोटीन की मात्रा कम थी। देवदास फिट 2013 की रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती माताओं की पोषण स्थिति गर्भावस्था के परिणाम और मरने वाले शिशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक तिमाही 2370, 2417 और 2000 कैलोरी ऊर्जा और 68 ग्राम प्रोटीन, मिलीग्राम आयरन, ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन, इतना उनको चाहिए होता था। नार्थ और विरनाथ 2016 में बताया कि गर्भवती महिलाओं के आहार सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों से पूरी तरीके से अपर्याप्त था। शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के गर्भवती महिलाओं को शीर्षक के प्रमुख में अनाज और फलियां शामिल थी। विलियम देवी एम 2017 के मणिपुर गर्भवती महिलाओं के भोजन की आदतों पर जानकारी एकत्र की। कुल 99 चयनित गर्भवती महिलाओं के समूह में संबंधित मणिपुर के पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में रह रही थी। गर्भवती महिलाओं के चावल और मुख्य भोजन पाया जाता था। मछली को छोड़कर दूध और मांसाहारी तैयारियों का सेवन गर्भवती महिलाओं द्वारा किया जाता था। खाद्य पदार्थ जैसे कि किन्वी, सोयाबीन, बांस के अंकुर, मांस के पसंद बहुत कम, वसा का उपयोग, केवल पानी की सब्जी पकाना मणिपुर की गर्भवती महिलाओं को प्रचलित भोजन आदतों को विशेषता बनाई गई थी। गुप्ता और शर्मा 2014 के हिसार हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के भोजन की खपत की पैटर्न पर एक सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं द्वारा आहार का सेवन अपर्याप्त था और यह भी देखा गया कि गर्भवती महिला शायद ही कभी पत्तेदार सब्जियों और जानवरों को सेवन करती थी और कभी कभी उनके द्वारा घी और दूध का सेवन बहुत अधिक पाया जाता था। अग्रवाल 2016 में बताया कि ICS द्वारा अनुशंसित आहार सामग्री से मुख्य रूप से प्रोटीन में था। राष्ट्रीय पोषण संस्थान 2014 में टीकाकरण क्लिनिक में भाग लेने वाले, स्तनपान करने वाली महिला और सामान्य बाल रोगी से भाग लेने वाले के बीच में पोषक तत्वों के आहार सेवन में महत्वपूर्ण अंतर से सूचना दी। टीकाकरण OPD में भाग लेने वाले सभी महिलाओं द्वारा प्रोटीन, कैलोरी, आयरन, थायमिन और राइबोफ्लेविन के सेवन का औसत मान क्रमशः 53.7 ग्राम, 1821 कैलोरी ग्राम थे। ROPD में भाग लेने वाले महिलाओं के 12 ग्राम महिलाओं के मूल्यांकन किया गया। लैक्टेज अवधि के 3 महीने के दौरान आहार का सेवन रिकॉल विधि द्वारा प्राप्त किया गया। परिणामों से पता चला कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के द्वारा कैलोरी और पोषक तत्वों का सेवन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिश की तुलना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के आहार पर कैलोरी, कैल्शियम, रिटाइन की कमी देखी गई। केवल 31.5% महिला स्तनपान कराने वाली महिला के सिफारिश में अनुसार 80% से अधिक पर्याप्त स्तर कैलोरी का उपयोग कर रही थी, जबकि 87.5 और 87 था। क्रमशः 13% स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आहार में रेनिनॉल का सेवन पर्याप्त स्तर के 80% से अधिक था, जबकि 62% स्तनपान कराने वाली महिलाओं
रेटिनॉल का सेवन कर रही थी, जो कि ICMR की सिफारिश के 40% से कम थी। कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, नियासिन और एकानवे आपूर्ति स्तनपान करने वाली महिलाओं के क्रमशः 56, 68, 42, 36% आहार अनुसंधित भत्ते को 80% से अधिक स्तर तक पूरा करने के लिए एसिड प्राप्त किया गया। भाटिया फिल अल 2011 रैंकिंग फिट अल 2011 27 स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 15 महीने के लिए स्तनपान की अवधि के लिए 7 दिवसीय आहार रिकॉर्ड की सूचना दी गई। 1, 3, 6, 9, 12, 15 महीनों की ऊर्जा की खपत 9.36, 10.73, 9.6, 8.75, 9.26 और 10.80 mg 24 घंटे में पाई गई। डेटा से पता चला कि स्तनपान कराने वाली महिला तीसरे महीने की ऊर्जा की खपत 10.73, 24 HN में वृद्धि और 9 महीने से स्तनपान कराने वाली ऊर्जा धीरे धीरे गिरावट आई। इसके बाद स्तनपान के 15 महीनों में इसे बढ़ाकर 10.71, 24 H करा दिया गया। स्तनपान के तीसरे से 9 महीने तक ऊर्जा सेवन में काफ़ी कमी को स्तनपान के दौरान चयापचय से गहरा बदलाव के जिम्मेवार ठहराया। भाटिया एट अल 2011 में वाराणसी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 184 गर्भवती महिलाओं के आहार का सेवन का अध्ययन किया। ICMR की डाई सिफारिश की तुलना में आयरन, रेनिनॉल और राइबोफ्लाविन कोड से 2012 के हिसार के विभिन्न गांवों में उपनगरों में 129 गर्भवती महिलाओं को भोजन की खपत के पैटर्न में शाकाहारी थी। इलाके में शाकाहारी गर्भवती महिलाओं को उच्च प्रतिशत शिक्षा और शहरीकरण के उच्च स्तर के जिम्मेदार था। अनुसंधान आहार भत्ते से कम मात्रा में सभी खाद्य समूहों से खाद्य सामग्री, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन कर रही थी, लेकिन अनाज, चीनी, गुड़ के लिए परिणामों से यह संकेत दिया गया कि ग्रामीण माताओं के आहार की तुलना गर्भवती महिलाओं के आहार से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ है। गर्भवती महिलाओं का आहार पत्तेदार सब्जियों की नगण्य मात्रा होने की सूचना मिली थी। अध्ययन अवधि के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा माना जाता था कि पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर खाद्य पदार्थों की खपत आय निश्चित थी। देवदास 2013 जिले में 2 गांवों में 18 महीने तक स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एक अध्ययन किया। मानकीकृत उपयोगों का उपयोग करते हुए आहार समझ माध्यम से भोजन सेवन की जानकारी एकत्रित की गई थी। ICMR के अनुसंध भत्तों की तुलना से दूध पिलाने वाली महिलाओं के आहार से अनाज और दालों की 15 से 17 और 33% पाई गई। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना नगण्य पाया गया। यहाँ तक कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के द्वारा अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन भी अनुशंसित मात्रा में कम पाया गया, जिसके कारण स्तनपान कराने वाली महिलाओं का आहार कम था। सभी पोषक तत्वों की कैलोरी की आपूर्ति में कमी पाई गई। और 2013 द्वारा किए गए अध्ययन 45 कामकाजी और 51 गैर कामकाजी महिलाओं का चयन किया गया। मौखिक प्रश्नावली विधि द्वारा माताओं को आहार सेवन का आकलन किया गया। विभिन्न उपभोग किया गए खाद्य पदार्थों की प्राप्तता का आकलन ICMR से अनुसूचित भत्तों के साथ तुलना करने पर किया गया था। हालांकि इस माताओं के चावल मुख्य खाद्य पदार्थ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, या अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे ये PDF भी ले सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके ये PDF भी ले सकते हैं। नंबर है 8447410183। पूरा DNHE का ये प्रोजेक्ट जो है अच्छे से इसमें ब्रीफ किया गया है। आप सभी लोग ऐसे देख के भी लिख सकते हैं और PDF भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें दी गई है। 100% अप्रूवल की गारंटी होती है। ठीक है, पूरा DNHE का ये प्रोजेक्ट है, पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट किया गया है इसको। और इसका जो टॉपिक है ये आप अपने स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं, और बाकी ये इग्नू की तरफ से ही अलॉट होते हैं, वही टॉपिक है ये। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप ऐसे ही पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा इसको पढ़ना तो बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा। ऑलरेडी वीडियो 25 मिनट हो चुकी है, तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, DNHE का प्रोजेक्ट मैंने आपके लिए बनाया है,
तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इग्नू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो मैं आप सभी लोगों तक ऐसे ही पहुंचाता रहूं। ठीक है, देखिए इसमें समान्वेषण, बहिष्कार सारी चीज़ें लिखी गई है। गर्भवती महिलाओं की जनसांख्यिकी रूपरेखा, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन, ठीक है, मापक और वजन, ये देखिए लिस्ट भी बनाई गई है। गर्भावस्था में से पहले BMRI मूल और श्रेणी वजन के तहत सामान्य, अधिक वजन, मोटा रक्त, हीमोग्लोबिन के बारे में बताया गया। हीमोग्लोबिन मूल्य सभी के बीच में डिफरेंस बताया गया है। भोजन और पोषक तत्वों का सेवन, ये चीज़ भी इसमें एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, और बिस्तर या बाद में उन लोगों के मामले में जो आधी रात को उठते हैं, कुछ खाते भोजन और पोषक तत्वों का सेवन है, ये भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप सभी लोग ये पढ़ सकते हैं। चावल की एक मध्य करनी से 100 ग्राम पूरी की गई है। गर्भवती महिलाओं का KAP विश्लेषण। अध्याय 4 परिणाम और चर्चा, क्या परिणाम इसमें निकला है, ये सारी चीज़ें की गई है। आयु, इसमें एक प्रश्नावली भी है। प्रश्नावली का अलग से PDF है, तो वो PDF भी मैं आप सभी लोगों को दे दूँगा। इसमें तालिका बनाई गई है। गर्भवती महिलाओं का धर्मवार वर्गीकरण, ये तालिका आप लोग देख सकते हैं। तालिका 3 सिर की शिक्षा, ओके, और मुखिया का व्यवसाय, तालिका 4, इसमें भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। बेरोजगार कितने लोग हैं, क्या क्या काम करते थे, उनकी मासिक आय, तालिका 5। सामाजिक आर्थिक स्थिति, तालिका 6। परिवार का प्रकार का तालिका 8, 7, तालिका 8, ये सारी तालिकाएं बनाई गई है। तालिका 9, 24 घंटा आहार याद, देखिए एनर्जी और कैलोरी इसमें डिफाइन किया गया है, इसका भी पैराग्राफ है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं का औसत प्रोटीन सेवन, कितना वो प्रोटीन सेवन करती है। गर्भवती महिलाओं का औसत वसा सेवन, गर्भवती महिलाओं का औसत कैल्शियम, औसत आयरन, इसका भी पूरा उल्लेख इसमें किया गया है। आहार का पैटर्न इसमें बनाया गया है। तो सारी चीज़ें तो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तालिका 12, तालिका 13, अध्याय 5 सारांश और निष्कर्ष, इसके प्रोजेक्ट से क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं वह सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो मैं सारा चीज़ आपको स्क्रॉल कर करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या क्या सुझाव हैं। ग्रंथ सूची, अग्रवाल DK कौर, अगर आपको ये DNHE का प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, पर्सन तालिका, ठीक है, ये सारी कुछ की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसमें अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट को जमा किया जाता है, कैसे इसका सिनॉप्सिस बनता है, कहाँ से इसका अप्रूवल मिलता है, ऑनलाइन कैसे सबमिट करें, ऑफलाइन कैसे सबमिट करें, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, लास्ट का देखिए लिखा हुआ है जनसंख्या प्रश्नावली कि धर्म के हिसाब से इसमें स्त्री की शिक्षा, मुखिया का व्यवसाय, परिवार की मासिक आय, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पैमाना, परिवार का प्रकार, माँ से अल्ट्रासाउंड से परिणाम क्या है, ये प्रश्नावली दी गई है। इसका अलग से भी PDF हमारे पास है, तो वो भी आप दे सकते हैं और इसमें अटैच कर सकते हैं।
ये जो हमने ये अभी तक बनाया है, इसके बीच के ही ये प्रश्नावली निकाली गई है कि कितने वज़न बढ़ता है प्रेग्नेंट वूमेन का, एनीमिया की कमी किसे होती है। उसी में से ये सारे क्वेश्चन निकाले गए हैं। जैसे माँ से कम पोषण गर्भाशय के खराब परिणाम में जुड़ा है, गर्भाशय के दौरान वज़न बढ़ने में नियमित रूप से, गर्भाशय के दौरान पपीते से परहेज कर रही हूँ, बाकी आप लोग सिनॉप्सिस को काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिएगा जिससे कि आपका जो रिपोर्ट है वो अप्रूवल हो जाए। ये इतने ही इसमें क्वेश्चन थे, सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इग्नू की सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।